Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 1 of Geography class 10th, Resource and Development. Let's start. Let's have a look on the content of the chapter. First we will discuss about the meaning of resource. Then we will see interdependent relationship between nature, technology and institutions. Then we will discuss about the types of resources. After that, we will have a look on the development of resources. Then we will understand what is sustainable development. Then we will know about the Rio de Janeiro Earth Summit 1992. Then we will discuss about the resource planning. Then we will understand what is resource planning in India. Then we will have a look on the land resources. Then we will see land use pattern in India. Then we will see land degradation and conservation measures. After that, we will discuss about the soil as a resource. Then we will have a look on the classification of soil. Then we will discuss at last about the soil erosion and soil conservation. Resource होता क्या है? तो anything available in our environment that can be used to satisfy human needs and has a value. तो देखिए environment में available कोई भी चीज़ जिसका कोई मूल्य है और वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करती है, फुलफिल करती है या सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और उसको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उस तक पहुंच सकते हैं, या इकोनॉमिकली वो फिजिबल है, हमारे बजट में है, हम उसको खरीद सकते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर है, किसी वस्तु के अंदर है, किसी भी थिंग के अंदर है, तो वो क्या होगी? रिसोर्स होगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं जो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में आप उसको समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, सॉइल है, या फिर वाटर है। ये सब क्या है? रिसोर्स हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी तरह से ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, और इनको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस भी कर सकते हैं, इकोनॉमिकली ये फिजिबल भी होती हैं और इनको कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हम कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? रिसोर्स हैं, रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। किस तरह से नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब कहाँ अवेलेबल है? नेचर में अवेलेबल है। चाहे हम बात करें वाटर की, मिनरल्स की, या फिर सॉइल की, तो ये सब हमें कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? ये सब हमें नेचर में अवेलेबल होते हैं। तो नेचर क्या है? एक तरह से रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, फिर नेचर से रॉ मटेरियल लेकर के उसको हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वैल्यूएबल बनाते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, नॉलेज का यूज़ करते हैं, अपने एजुकेशन का यूज़ करते हैं, स्किल्स का यूज़ करते हैं, मशीनरी का यूज़ करते हैं। फिर उस रॉ मटेरियल को हम मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में जुड़े हैं। फिर तीसरा नंबर किसका आता है? तीसरा नंबर आता है इंस्टीट्यूशंस का। तो इंस्टीट्यूशंस का काम क्या होता है? इंस्टीट्यूशन भी कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, या लीगल सिस्टम है, या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या पॉलिसीज हैं, ये सब किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि वो रेगुलेट कर सके कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करना है, और किस तरह से उनको यूज़ करना है, किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि क्या हो? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, और उनको हम क्या कर सकें? उनका एक तरह से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, उनको हम अच्छे से मैनेज कर सकें, और उनका कोई भी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट ना हो इन्वायरमेंट के ऊपर, पॉल्यूशन ना क्रिएट हो किसी भी तरह से। ये तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम किसका होता है? इंस्टीट्यूशंस का होता है। ठीक है,
और उसके बाद आता है मेन रोल ह्यूमन बींग्स का। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है, कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स ही कर रहा है। तो ह्यूमन एक तरह से क्रिएटर भी कह सकते हैं और एक तरह से बेनिफिशियरी भी होता है इस पूरे सिस्टम का। ह्यूमन ही ये सब कुछ क्रिएट कर रहा है, ह्यूमन ही रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म कर रहा है, और ह्यूमन ही फिर बाद में उन सब चीज़ों को यूज़ करके जो लास्ट में प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है उसको यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कोई भी रॉ मटेरियल का, जैसे कि ट्रीज है। ठीक है, तो ट्रीज कहाँ से बन के आ रहे हैं? ट्रीज नेचर से हमें अवेलेबल हो रहे हैं। फिर बाद में ट्रीज को कट करके हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की मशीनरी और टूल्स का यूज़ करते हैं और हम उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? फर्नीचर की तरह हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर मेडिसिन बनाने में हम उसका यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो उन सब के लिए क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनी होती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से हमें इनको यूज़ करना है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, क्या चीज़ हम इनसे बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, या लीगल सिस्टम का होता है, या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, डिफरेंट पॉलिसीज़ का होता है। ठीक है, अब ये सब कुछ करा किसने? ह्यूमन बीइंग ने ही करा। और बाद में जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, चाहे वो फर्नीचर बन के तैयार हुआ या मेडिसिन बन के तैयार हुई, तो वो सब बाद में कौन यूज़ कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो लाइक दिस, ये क्या है? पूरा का पूरा इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है पूरी तरह से। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हम मोस्टली यहाँ पर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल और दूसरा आता है ह्यूमन मेड। तो नेचुरल वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से हमें नेचुरली अवेलेबल हो जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी आती है ह्यूमन मेड, जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, मीन्स ह्यूमन ने बनाए होते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल और दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू मीन्स जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं उनके ख़त्म होने के बाद में। और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि एक बार यूज़ करने के बाद अगर फिनिश हो जाते हैं तो उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल होते हैं वो भी टू कैटेगरीज के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पर, विंड है या वाटर है, ये सब किस में आएंगे? कंटिन्यूस और फ्लो में आएंगे। ठीक है, और इसी की दूसरी कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो होते हैं उसमें आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में क्या जाते हैं? एनिमल्स हो जाते हैं, बर्ड्स हो जाती हैं, ये सब कुछ हो जाता है। और दूसरा आता है आपका नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में भी टू टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जैसे कि होता है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, लाइक मेटल्स। और दूसरी कैटेगरी आ जाती है नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल वो होता है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और उसके बाद आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड भी टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा आता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी बेस पर। Another classification of resources, it is divided into four parts. जो resources के classification है four parts में क्या है? First है on the basis of origin. On the basis of origin ये two types के होते हैं resources, एक होते हैं biotic resources और दूसरे होते हैं abiotic resources. फिर दूसरा है on the basis of ownership. Ownership के base पर इनको four parts में divide किया है। First है individual, second community, और थर्ड नेशनल, फोर्थ है इंटरनेशनल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉजिबिलिटी ये होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये फोर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल, सेकंड है डेवलप्ड, थर्ड है स्टॉक एंड फोर्थ है रिजर्व। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ origin। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो फर्स्ट टाइप है हमारा, वो है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए होते हैं और जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा एंड फौना है, फिशरीज है, लाइव स्टॉक है, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है,
दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें आती हैं, जैसे कि रॉक्स है, मेटल्स है, वाटर है, एयर है, लैंड है। ठीक है। फिर दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, जो कि टू टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस रिलेटिवली क्विकली। तो मतलब वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं या रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, इनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में कौन से होते हैं? जिनको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम लाइक। ठीक है। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल। फिर आता है आपका थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन से रिसोर्सेज आते हैं? ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की ऑनरशिप हो जिन पर, जैसे कि किसी का पर्सनल प्लॉट है, हाउसेज हैं, कार्स हैं, प्लांटेशन लैंड्स है। ठीक है। फिर दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिसमें एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जिसमें जो कि सारी पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हों, जैसे कि पब्लिक पार्क्स होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, ब्यूरल ग्राउंड्स होते हैं, विलेज पॉन्ड्स होते हैं। फिर थर्ड आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं? जो कि किसी भी नेशन या कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मिनरल्स हैं किसी भी कंट्री के, फॉरेस्ट हैं, रेलवेज हैं, कैनाल्स हैं, तो वो उसकी नेशनल रिसोर्सेज होंगे। फिर फोर्थ होता है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कौन से होते हैं? जो कि किसी भी ओशन की 200 नॉटिकल माइल्स से आगे की जो रिसोर्सेज होते हैं, और जिनको कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है। तो वो इंटरनेशनल आ जाते हैं, मतलब जो किसी भी नेशन की बाउंड्री के अंदर नहीं आते रिसोर्सेज, किसी भी नेशन की बाउंड्री के बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेस पर ये 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? जो किसी रीजन में पाए तो जाते हैं, बट नॉट येट यूटिलाइज, लेकिन अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया है और अभी तक उनको डेवलप नहीं किया गया है। ठीक है। जैसे कि द पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान, की विंड और सोलर एनर्जी की पोटेंशियल तो है गुजरात और राजस्थान में, लेकिन अभी तक ना ही उनको यूटिलाइज किया गया है, ना ही उनको डेवलप किया गया है। ठीक है। फिर सेकेंड आपका डेवलप्ड रिसोर्स आते हैं। डेवलप में कौन कौन से होते हैं? रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, जिनको सर्वे तो कर लिया गया है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड फॉर प्रेजेंट यूटिलाइजेशन, और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी पता लगा लिया गया है प्रेजेंट यूटिलाइजेशन के लिए, जैसे कि कोल होता है, पेट्रोलियम होता है। ठीक है। उनको हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। फिर थर्ड नंबर पे आता है स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है? मटेरियल्स विद द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट फॉर विच ह्यूमंस लैक द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस और यूज। तो वो मटेरियल जो कि पोटेंशियल है जिनमें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की, लेकिन अभी हमारे पास क्या नहीं है? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उन तक पहुंचने की, उन रिसोर्सेज तक पहुंचने की। जैसे कि यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एज एन एनर्जी रिसोर्स, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर पर रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं? अ सबसेट ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज दैट कैन बी पुट इनटू यूज विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो एक सबसेट है स्टॉक रिसोर्सेज का, जिसको हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के बेस पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसका यूज़ स्टार्ट नहीं किया है, और उसको हमने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उसको सेव करके हमने रख दिया है। ठीक है। मतलब कोई चीज़ हमारे पास प्रेजेंट में है, स्टॉक किसी चीज़ का, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख दे रहे हैं, तो वो होगा रिजर्व, जैसे कि वाटर इन डैम्स और फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है। So these were the classification of the resources.
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होती है? फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो जो भी रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिसोर्स को डेवलप करने की, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करने की। जॉब क्रिएशन के लिए ज़रूरी होता है रिसोर्स डेवलपमेंट करना, क्योंकि जॉब क्रिएशन अपनी कंट्री में करना बहुत ज़रूरी है। उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। तो इन्वायरमेंट ग्रोथ करने के लिए और जॉब क्रिएशन करने के लिए रिसोर्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? रिसोर्स को डेवलप करके। क्योंकि जो भी कुछ नेचर में अवेलेबल है उसको जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे या और ज़्यादा यूज़फुल नहीं बनाएंगे और ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे, तब तक जो क्वालिटी है लाइफ की वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। और तीसरा होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, जो भी कुछ हम यूज़ कर रहे हैं उससे किसी भी तरह का हार्म ना हो फ्यूचर जनरेशन को। ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, किसी भी तरह का उनका हम एक्सप्लॉयटेशन ना करें, और जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। और चौथा होता है नेशनल सिक्योरिटी। अपनी नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, कंपटीशन के लिए पूरे वर्ल्ड में विद द अदर कंट्रीज, ज़रूरी होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का क्या करें? डेवलपमेंट करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम फिनिश कर देंगे और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम किसी भी तरह से सिक्योर नहीं रह पाएंगे और किसी भी तरह से हम दूसरी कंट्रीज के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी तो हम सारी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है? जैसे कि आपको बहुत पहले एग्जांपल दिया था कि वाटर है। अब हम जो भी हमारी अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है तो हम क्या करेंगे? वाटर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो भी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो उस वाटर को यूज़ कर ले। ठीक है? लेकिन वाटर को यूज़ करना है, उसका मिस यूज़ नहीं करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वाटर क्या है? लिमिटेड है। अब आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है, अगर हम मिसयूज़ करेंगे वाटर का, अगर हम वाटर को वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर नहीं बच पाएगा। ठीक है? तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को तो पूरा करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखेंगे कि उनकी नीड्स को भी पूरा किया जा सके, उनकी नीड्स के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रियो द जेनेरो अर्थ समिट 1992। ये जून 1992 में रियो द जेनेरो में ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें 100 कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो असेंबल हुए थे। और इस समिट का प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव था वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर पूरे वर्ल्ड का एक अटेंशन अट्रैक्ट करना था। इसमें जो लीडर्स असेंबल हुए थे इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था। और यहाँ पर जो लीडर्स असेंबल हुए थे उन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने की बात की गई थी 21st सेंचुरी में। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस एंड एफिशिएंट यूज़ किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए किस तरह से रिसोर्सेज का एक जुडिशियस और एफिशिएंट यूज़ करना है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इस स्ट्रेटजी को ही रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है।
रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? अब देखिए, कोई भी कंट्री है, अगर उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री रिसोर्सेज की होने की वजह से रिच हो जाएगी या इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगी। अब इंडिया का अगर हम एग्जांपल लें, तो हम देखेंगे कि जो इसके डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उनमें रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। मीन्स कोई स्टेट किसी अलग तरह के रिसोर्स में रिच है, तो कोई दूसरा स्टेट किसी और तरह के रिसोर्सेज में रिच है। कहीं पर कोई तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं, तो कहीं पर किसी और तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें डिफरेंट स्टेट्स का, तो अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की, तो ये जो स्टेट्स हैं ये मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा रिच हैं। मिनरल्स और कोल डिपॉजिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो ये वाटर रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है। अगर हम राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिच है। अगर हम लद्दाख की बात करें, तो ये कल्चरल हेरिटेज में बहुत ज़्यादा रिच है, और यहाँ पर वाटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और बाकी वाइटल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो क्या करे, एक बैलेंस बनाए। एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पर, ताकि उन जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया जा सके। मीन्स जहाँ पर कमी है रिसोर्सेज की, वहाँ तक भी रिसोर्सेज पहुँचाए जा सकें उन स्टेट से लेकर के जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई रिसोर्स अवेलेबल है, तो उसको उन स्टेट तक पहुँचाया जाता है जहाँ पर वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। अब रिसोर्स प्लानिंग में कौन-कौन से स्टेप्स अवेलेबल होते हैं? रिसोर्स प्लानिंग में जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो अवेलेबल होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और इन्वेंटरी बनाई जाती है रिसोर्सेज की, कि किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी कंट्री के कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए सर्वे किया जाता है, मैपिंग बनाई जाती है और उनका पता लगाया जाता है कि कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है उन रिसोर्सेज की और वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। उनका एस्टिमेशन किया जाता है, उनका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, कौन सी स्किल चाहिए और कौन सा इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिसोर्स का अवेलेबल होना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है, स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है और इंस्टीट्यूशनल सेटअप की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर लास्ट में जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान होते हैं, उनको मैच किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में, कि जो भी हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है, क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिर्फ उनका अवेलेबल होना ही काफ़ी नहीं है किसी भी कंट्री को रिच बनाने के लिए। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की, स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उन रिसोर्सेज को हम और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें और उनको हम और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकें। और उसके साथ-साथ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी पड़ती है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की ज़रूरत भी पड़ती है, ताकि एफ़िशिएंटली हम यूज़ कर सकें उन सारे रिसोर्सेज को। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है हर एक कंट्री में। तो फर्स्टली हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की। जो भी लैंड अवेलेबल है या जो भी हमारी लैंड रिसोर्स हैं, उसमें 43% जो है वो क्या है, प्लेन्स हैं, और 30% उसमें माउंटेन्स हैं, और 27% उसमें प्लेट्यूज हैं। Land use pattern in India. Land use pattern in India we can understand with the help of two given pictures. First picture is showing you the data of 1960 to 61, and second picture is showing you the data of 2002 to 2003. ठीक है, तो किस ईयर में, किस परसेंटेज में
लैंड यूज होती थी, और दूसरा हम समझेंगे डिफरेंट कलर्स आर शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, ठीक है, एंड देयर परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन इन द पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर जो शो कर रहा है वो फॉरेस्ट एरियाज को शो कर रहा है, रेड कलर यहाँ पर बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड को शो कर रहा है, ग्रीन कलर यहाँ पर जो एरिया है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, उसको शो कर रहा है, पर्पल कलर इज शोइंग यू द परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, देन light blue is showing you area under miscellaneous tree crops and groves, orange color is showing you cultivable wasteland, sky blue is showing you fallow other than current fallow, and pink color is showing you current fallow, and gray color is showing you net zone area, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट आपको पता है कि जहाँ जो एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है तो वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड वो आ जाएगी जहाँ पर किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ भी जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। बाकी जो एरिया नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है वो इसके अंदर आ जाएगा, थर्ड कैटेगरी में। देन जहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, पैस्चर्स के लिए जो एरिया यूज़ होता है तो वो फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगा। देन जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, क्रॉप्स है, ग्रूव्स है, वो फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएगा। और कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है पहले इसको समझेंगे। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड जो होती है वो लैंड होती है जो कि 5 साल या उससे ज़्यादा तक अनकल्टिवेटेड रही है, मतलब कि 5 साल या उससे ज़्यादा तक उसमें किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी या कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फेलो अदर देन करंट फेलो। तो ये कौन सी होती है? तो देखिए जो करंट फेलो होती है उसमें क्या होता है कि उसमें किसी भी तरह की कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं हुई है 1 साल या 1 साल से कम तक, ठीक है। जो एग्रीकल्चर ईयर होता है तो उसमें 1 साल तक या 1 साल से कम तक किसी भी तरह का कोई कल्टीवेशन उसमें नहीं हुआ है। और उसके अलावा फिर जो अदर देन करंट फेलो है उसमें क्या होता है कि वो अनकल्टिवेटेड रहा है एरिया 1 से 5 साल तक, मतलब 1 से 5 साल तक उसमें किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका नेट ज़ोन एरिया। नेट ज़ोन एरिया क्या होता है कि जिसमें किसी भी तरह की हार्वेस्टिंग की जा रही है, क्रॉप्स ग्रो की जा रही है, तो वो सारा का सारा एरिया जो है वो नेट ज़ोन एरिया कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से लैंड को यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? लैंड डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मेकिंग इट लेस सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड हैबिटेट्स। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? एक तरह से जब लैंड की क्वालिटी में या उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए या फॉरेस्ट के लिए या हैबिटेट्स के लिए लेस सुइटेबल बन जाती है, तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या रीजंस हैं कि इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है? तो सबसे पहले है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में पेड़ों को कट कर देना, फॉरेस्ट को कट कर देना, जिसकी वजह से क्या होता है जो लैंड होती है उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। ओवर ग्रेजिंग करना सेकेंड रीज़न। ओवर ग्रेजिंग, अगर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा कराई जाती है एनिमल्स के थ्रू तो उससे भी जो लैंड होती है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। थर्ड होता है माइनिंग। जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लैंड जो होती है उसकी क्वालिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। क्वेरिंग, क्वेरिंग की वजह से भी जो लैंड है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। और ओवर इरिगेशन, अगर किसी लैंड पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया जाए, बहुत ज़्यादा इरिगेशन एक्टिविटीज़ की जाए तो उसकी वजह से भी लैंड जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। और फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना जो वेस्टेज होती हैं वो लैंड पर डाल देती हैं, जिसकी वजह से जो लैंड है उसमें हार्मफुल केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है या लैंड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन होने लग जाती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए।
different ways to prevent land degradation. So first we will discuss here afforestation. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीज लगा करके फॉरेस्ट को डेवलप करके हम लैंड डिग्रेडेशन को होने से रोक सकते हैं। देन सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ होती है, ग्रेजिंग क्या होता है, पशुओं को चराना। तो उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करके, उनका टाइम डिसाइड करके कि इतने ही टाइम में बस ग्रेजिंग कराई जा सकती है, या एरियाज डिसाइड करके कि सिर्फ इन एरियाज में ही ग्रेजिंग कराई जा सकती है, हम प्रॉपर लैंड डिग्रेडेशन को होने से रोक सकते हैं। देन थर्ड, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, ये ट्रीज की लाइन होती है जो रोड के साइड्स में बना दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन रुक जाता है, क्योंकि ये जो बहुत तेज चलने वाली विंड्स होती हैं, ट्रीज उनको रोकते हैं, जिनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी काफ़ी कम हो जाता है। देन कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। तो वो एरियाज जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करके हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होती है, सैंड ड्यून जो होती हैं, ये हवा के साथ जब रेत बह कर के उड़ कर के आता है और वो एक ड्रिफ्ट या टीला टाइप का बना देता है, हिल टाइप का बना देता है, तो उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। अब ये जो सैंड ड्यून्स होती है, अगर इनको प्रॉपर स्टैब्लिशन किया जाए, लाइक समुद्र के किनारे इनको इस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। देन कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ जब होती हैं, उसमें वो बॉम्ब का यूज़ किया जाता है, हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो जिससे लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके भी हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। तो जो भी वेस्टलैंड पड़ी है, जहाँ पर किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके, उसको यूटिलाइज करके भी हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। देन प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। जो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज होती है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि लैंड के साथ, सॉइल के साथ मिक्स होकर के लैंड डिग्रेड करते हैं। तो उन डिस्चार्ज को प्रॉपर मैनेज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज को प्रॉपर डिस्चार्ज करके भी हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जो हमारे प्लांट हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उसके लिए भी सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्लांट्स की ग्रोथ है, वो सब सॉइल की वजह से ही पॉसिबल है, और जो सॉइल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। अब ये जो सॉइल है, ये एक लिविंग सिस्टम है, और इसमें इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। एक छोटी सी कुछ ही सेंटीमीटर की इसकी लेयर बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो जो सॉइल है, इसको बनाने में जो प्रमुख फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है। और टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसको बनाने में। और इनके अलावा कुछ नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, और एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स। ठीक है। तो ये सभी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। अब देखिए, ये जो आपको पिक्चर दे रखी है, इसमें क्या है, डिफरेंट लेयर्स बता रखी हैं सॉइल की। सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो कि टॉप वाली है टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर होती है। उसके बाद होती है सब सॉइल, विदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले। फिर थर्ड लेयर होती है सब स्ट्रेटम, विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। फिर लास्ट में होती है अनविदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ठीक है। तो अब देखिए, जितने भी फैक्टर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, या उसके कलर के अकॉर्डिंग, थिकनेस के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इंडिया में सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द नेक्स्ट स्लाइड।
Now see, you can see the classification of soil with the help of Indian map. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कलर से लेजेंड की में डिफरेंट सॉइल को शो किया गया है. लाइक यू कैन सी द ग्रीन कलर इज शोइंग द फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. ठीक है, और लाइट green color is showing you the alluvial soil. Then pink color is showing you the red and yellow soil. Then gray color is showing you black soil. Then light pink color is showing you the laterite soil. एंड क्रीम कलर इज शोइंग यू द एरिड सॉइल. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल अवेलेबल है. पूरे इंडिया में एक ही सॉइल अवेलेबल नहीं है, तो ये डिपेंड करता है वहाँ की जोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस पर कि कहाँ पर किस टाइप का सॉइल पाया जाता है. इसी वजह से जो इंडिया है वहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की जाती है. हर जगह एक जैसी एग्रीकल्चर नहीं की जाती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल. क्योंकि सॉइल डिफरेंट है तो जिस टाइप का सॉइल होगा उसमें उसी तरह की एग्रीकल्चर पॉसिबल होती है. बाद हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की. सॉइल इरोजन होता क्या है? तो सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस दैट रिमूव द अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम विच प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. तो सॉइल इरोजन में क्या होता है, जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है. तो वो जो अपर लेयर होती है उसी से प्लांट्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वाटर मिलता है. जब वही हट जाती है, वही रिमूव हो जाती है, तो उससे जो प्लांट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. ठीक है, तो ये कई बार रेन की वजह से भी होता है, फ्लड की वजह से होता है, कई बार हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से होता है, स्टॉर्म की वजह से होता है. सॉइल इरोजन काफ़ी सारे इसके रीजंस होते हैं. Types of soil erosion. So there are two types of soil erosion are given in your syllabus. First is sheet erosion, second is gully erosion. ठीक है, तो sheet erosion क्या होता है? sheet erosion में जो upper layer होती है soil की, जब उस पे पानी की पूरी लेयर बहने लग जाती है तो वो अपने साथ साथ ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की उसको पूरा बहा करके लेके जाती है. पूरी एक शीट सॉइल की हट जाती है, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन. ठीक है, दूसरा होता है गुली इरोजन. गुली इरोजन में क्या होता है कि जब पानी बहता है सॉइल के ऊपर, जैसे कि बहुत हैवी रेन हो गई, तो वो जो पानी होता है चैनल्स की फॉर्म में बहने लगता है. तो वो अपने साथ साथ क्या बनाता चलता है, जो सॉइल होता है उसको उसके नैरो डीप चैनल्स बना देता है, उसको कट कर देता है बीच में से. ठीक है, तो गली टाइप की बना देता है, तो उसको बोलते हैं गलीज इरोजन. नाउ सी द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती हैं. सो फर्स्ट इज लॉस ऑफ वैल्यूएबल टॉप सॉइल. तो जो हमारा वैल्यूएबल टॉप सॉइल होता है उसका लॉस हो जाता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो टॉप सॉइल की होती है, टॉप लेयर की होती है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो वही क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है. सेकंड होता है बर्निंग वैल्यूएबल टॉप सॉइल. तो जो टॉप सॉइल होता है उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे अलग तरह का सॉइल आकर के इकट्ठा हो जाता है ऊपर से. तो जो टॉप सॉइल मेन होता है वो नीचे दब जाता है. ठीक है, जो यूज़फुल होता है वो नीचे जब दब जाता है और उसके ऊपर बाकी चीज़ें आकर के इकट्ठी हो जाती हैं. थर्ड होता है डैमेज टू फील्ड. जो फील्ड होती है उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जो एग्रीकल्चर के पर्पस से काफ़ी हार्मफुल होता है या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है. देन फोर्थ इज प्लांट प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन. तो इसकी वजह से जब टॉप सॉइल ही लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी होती है काफ़ी कम हो जाती है. फिफ्थ इज डिसर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन मीन्स एक प्रोसेस होती है किसी लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट करने की. ठीक है, तो जब ऊपर की टॉप सॉइल ही हट जा रही है, वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पा रही है, तो वो एक क्या बन जाती है, वो लैंड या वो फील्ड या वो एरिया एक डिजर्ट टाइप का बन जाता है. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द सॉइल इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है? सॉइल कंजर्वेशन refers to practices that protect soil from degradation and maintain its fertility for future generation.
तो सॉइल कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, इस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं कि सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके डिग्रेड होने से, और उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके ताकि फ्यूचर जनरेशन को किसी भी तरह का लॉस ना हो। अब उसके कुछ मेथड हैं सॉइल कंजर्वेशन के, जिसमें कि फर्स्ट होता है मैकेनिकल मेथड इंक्लूडिंग काउंटर प्लॉफिंग एंड टेरेसिंग। सेकंड होता है क्रॉप रोटेशन, और थर्ड होता है कवर क्रॉप्स। थर्ड होता है फोर्थ होता है मल्चिंग। मल्चिंग में होता है एक तरह के मटेरियल होता है मल्च, उसकी लेयर सॉइल के ऊपर बिछा दी जाती है जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। फिर होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में क्या होता है कि जो जब क्रॉपिंग की जाती है तो उस टाइम पर लैंड के साथ बिना किसी तरह की छेड़छाड़ किए हुए डायरेक्ट क्रॉपिंग कर दी जाती है। फिर होता है बायोलॉजिकल मेजर्स लाइक प्लांटिंग ग्रासेस एंड ट्रीज। अब इसके कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इससे सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, और वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है, और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है, और इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो उससे फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने, और इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और परंपरागत कृषि विकास योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। लेकिन ये सारी प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद भी कुछ चैलेंजेस आते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जैसे कि फर्स्ट है लो अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, के अभी फार्मर्स को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, और पॉपुलेशन प्रेशर एंड ओवर यूज ऑफ लैंड। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हमारे कंट्री की कि उसके प्रेशर हमेशा लैंड के ऊपर बने रहता है, और लैंड का ओवर यूज़ हम करते हैं। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट चैलेंजेस भी आते हैं, और क्लाइमेटिक एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से भी सॉइल कंजर्वेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। Hopefully, you understand the chapter well. If you have any query, you can leave the comment. Thank you.